सुधीर जी और नीलम जी की दो बेटियां हैं, अनु और नेहा। आज सुबह से घर में हलचल मची हुई है। आज अनु के लिए लड़का देखने जाना है, पर अनु परेशान सी गुमसुम अपने कमरे में बैठी थी। तभी नेहा कमरे में प्रवेश करते हुए कहती है, दीदी पापा आ गए। तो क्या हुआ? अनु का स्वर कठोर था। दीदी तुम्हारा मूड क्यों खराब है? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। नेहा ने मध्यम स्वर में कहा। क्यों खुश होना चाहिए मुझे? क्या इसीलिए कि मेरी शादी होने वाली है? और जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है उसके घर पापा मुझे गाड़ी में बिठाकर ले जाने वाले हैं, लड़का एवं उसके घर वालों को पसंद कराने के लिए। क्या इन सारी बातों के लिए मुझे खुश होना चाहिए? अनु ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ तो शादी किसी लड़की का सबसे सुंदर सपना होता है। देख नेहा, तू अभी छोटी है तो वही बनकर रह, दादी अम्मा बनने की कोशिश मत कर, समझी? अनु खींचती हुई बोली। नेहा सहम सी गई। सहमे स्वर में उसने कहा, दीदी तुम्हारी नाराज़गी का कारण मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या लड़के के बारे में तुमने कुछ सुना है? कहीं वह काला तो नहीं? नेहा ने मजाक किया। काला क्या, भैंसे जैसा रंग का भी हो तो भी मैं उसके साथ निभा लूं। पर क्या दीदी? क्या उसकी उम्र अधिक है? उम्र का भी क्या नेहा, वह मुझसे दुगने उम्र का हो तो भी चलेगा, लेकिन तो फिर जरूर वह मोटा होगा। अंधेरे में तीर चलाती रह, मुझे क्या, पर इतना जान ले कि मोटा के मामले में वह हाथी का चाचा भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। दीदी तो आखिर बात क्या है? क्या उसकी शिक्षा में कोई कमी है? आदमी अगर शिक्षित ना भी हो तो उसके साथ निभाना मुश्किल काम नहीं। और मैंने तो सुना है वह उच्च शिक्षित है। तो कोई आर्थिक कमी या लड़का बेरोजगार है? माँ ने यह सब तो तुझे बताया ही होगा कि वह संपन्न है, अच्छी नौकरी करता है, पूरा रईस है। तो फिर मैं जानती हूँ मेरी प्यारी छोटी बहन, तू मेरे लिए चिंतित है। और बहन ही क्यों, तू तो मेरी सहेली भी तो है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, पर अभी नहीं। चल पहले पापा के साथ लड़के वाले के यहाँ से तो हो ले। पर दीदी मुझे लगता है कहीं तुम तनाव में उल्टे सीधे निर्णय ना ले लो। तू चिंता मत कर, अभी जा, पापा आ गए हैं तो कभी भी चलने की जल्दी मचा देंगे। तुम्हें भी तो चलना है, जा तैयार हो ले। नेहा आहिस्ते कमरे के बाहर निकल गई। और ठीक यही वह पल था जब एक परिचित सी साधारण सी लगने वाली लड़की नहीं बल्कि औरत ने अनु के कमरे में प्रवेश किया। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बातों पर एक बार और गौर कर लो। अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो? अनु का रहस्यमय स्वर उभरा था। तो आप मेरी जान ले ले मेम साहब, मैं आपसे झूठ नहीं कह रही। वह औरत दृढ़ स्वर में बोली। क्या तुमने अपना फोटोग्राफ लाया? हाँ मेम साहब, यह ले। उस औरत ने अपनी एक तस्वीर अनु की तरफ बढ़ा दिया। अब तुम जा सकती हो। इतना सुनना था कि फौरन ही वह औरत कमरे से बाहर चली गई। अपने पापा की कार में बैठी अनु अपने माँ पापा के साथ अपने निवास स्थान से लड़के वाले के घर जा रही थी। नेहा भी साथ थी। अनु चुप चुप सी थी। नेहा भी अनु की परेशानियों को भरसक समझने की कोशिश कर रही थी, परंतु उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। पापा स्वयं कार ड्राइव कर रहे थे। तभी माँ ने पर्स से उसी लड़के का फोटो निकाला एवं दिखाती हुई बोली, देख तो लड़का कितना सुंदर है, कितना स्मार्ट भी है, किसी राजकुमार की तरह। पर मेरी अनु गुमसुम क्यों है? अनु ने आंखें उठाकर माँ की ओर देखा, कुछ बोली नहीं। तो पापा ने कहा, मेरी बिटिया ही कौन सी कम है, राजकुमारी की तरह तो है, बल्कि उससे भी बढ़कर। अनु फिर भी चुप। नेहा खामोश। सहसा कुछ देर बाद अनु ने
वह फ़ोटो अपनी माँ से ले लिया। बोली, थोड़ी देर बाद दे दूंगी माँ, तू ही रख लेना बेटू, शर्माती है मेरी बिटिया, इतनी पढ़ लिख कर भी। माँ ने लाड जताया। तभी इंदौर स्टेशन के समीप कार पहुंची तो कार रुकवाती हुई अनु बोली, आप लोग चलिए मम्मी पापा, मैं ज़रा नेहा के साथ जंक्शन जाकर एक गाड़ी की टाइमिंग पता करके आती हूँ। एक सहेली को इसकी ज़रूरत है। ठीक है, हम वहाँ पहुँचकर थोड़ी देर बाद गाड़ी भिजवा देंगे, पापा बोले और चल दिए। माँ पापा के जाते ही अनु ने कहा, तुम भी इस फोटो को ज़रा गौर से देख लो नेहा। अनु, नेहा हड़बड़ाती हुई बोली, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें दिखाऊंगी उसे तुम्हें पहचानना होगा। नेहा कुछ समझी नहीं। गाड़ी की टाइमिंग पता करना तो एक बहाना था। अनु चलकर एक रेस्टोरेंट से कुछ दूर खड़ी हो गई। 5 बज रहे थे। बिल्कुल यही वो वक्त था। बिल्कुल यही वो वक्त है। वह बुदबुदाई। नेहा कुछ समझी नहीं। तभी दूर से ही उसने देखा, रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुला। एक शराबी नशे में धुत झूमता सा बाहर निकला। अरे! नेहा चौंकी। क्यों, क्या हुआ? यह तो वही है, मेरे होने वाले जीजा। शट अप! अब अगर जीजा शब्द जुबां पर लाई तो। थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गई तो नेहा और अनु अपने माँ पापा के पास उस लड़के के बंगले पर चली आई। बंगला शानदार था। आउट हाउस भी बने हुए थे जिसमें कुछ सेवकनुमा लोग दिखे। लड़की दिखाई की रस्म पूरी हो गई। अनु के माँ पापा को यह तसल्ली हुई कि लड़की पसंद कर ली गई। लड़के का नाम अजीत था। उसके मम्मी पापा भी वहीं बैठे थे, जो अनु को बड़े प्यार से देख रहे थे। अजीत शराब का भपका छिपाने के लिए खुशबुओं में सराबोर था। ढोंग शानदार, स्टेटस बेमिसाल। सहसा अनु का धीर गंभीर स्वर उभरा, मैं एकांत में अजीत जी से कुछ बातें करना चाहती हूँ। सभी सन्न रह गए। किसी को ऐसी उम्मीद ना थी। हालांकि अब तो आम बात है लड़के लड़कियों का यूं मिलना। फिर भी उसकी माँ पापा ने सोचा, इतनी बोल्ड लड़की, यह मौका तो खुद हम लोगों को इसे देना चाहिए था। माँ पापा ने सोचा, शायद जब हम ऐसा नहीं कर सके तो अनु को बोलना पड़ा होगा। कमरा खाली होते ही अनु बोली, आपने शराब पी है? अजीत हड़बड़ा गया। अचानक वह कुछ बोल नहीं सका। उसे इन परिस्थितियों का भान तक न था। अनु ने फिर पूछा, बताइए, आप मुझ पर आरोप लगा रही हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाती, मैं सिर्फ वह कहती हूँ जो सत्य होता है। अजीत चुप, सिट्टी पिट्टी गुम। इतनी बोल्ड लड़की, उसकी ऐसी हिमाकत, वह भी शादी के पूर्व तो शादी के बाद। उस रेस्टोरेंट में मैंने अभी अभी देखा है जहाँ से आप निकले थे। खैर, कहती हुई अनु ने अपने पर्स से एक तस्वीर निकाली, सामने करती हुई बोली, इसे पहचानते हैं आप? अजीत का चेहरा पीला पड़ गया, परंतु शीघ्र ही उसने खुद को संभाला। बोला, नहीं तो? चेहरा तो मन दर्पण होता है ना। दुर्भाग्य से चेहरे की भाषा पढ़ना जानती हूँ। आपके चेहरे के उड़ने वाले रंग ने मुझे बता दिया है कि आप इसे पहचानते हैं। क्यों? शराब के नशे में बलात्कार करने में बड़ा मज़ा आया होगा। अनु जी, आप शट अप। अभी अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेना। यह ठीक है, मैं तुम सबको पसंद हूँ, परंतु तुम मुझे पसंद नहीं हो। मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। कहती हुई अनु कमरे से बाहर आ गई। देखा, माँ पापा दरवाजे के पास ही मंडरा रहे थे। शायद उसकी बातें उन्होंने सुनी भी हो। तभी अजीत दंदनाता हुआ कमरे से बाहर निकला और लॉन पार करता हुआ गेट के बाहर चला गया। अनु और उसके घर वाले सभी लौटने की तैयारी करने लगे। अभी वह कार में बैठ ही रही थी कि अजीत की मम्मी का स्वर सुनाई दिया, अनु बेटी,
तुम्हारा फ़ोन है। बाहर जाकर शायद अजीत तुमसे कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन मुझे कुछ कहना सुनना नहीं है। फिर भी देख तो लो, सुन तो लो। जब अनु की अपनी माँ ने कहा तो वह अनमने ढंग से कमरे के अंदर गई, फ़ोन लिया, बोली, हेलो अनु जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने गुनाह कबूल करता हूँ। आगे मुझसे गलतियाँ नहीं होंगी। गिरगिट। अनु को गिरगिट की याद आई। उसने आगे कहा, आदमी भी पल पल गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। पहले खुद को कानून के हवाले करो, खुद को सज़ा दिलवाओ, प्रायश्चित करो। उसके बाद हो सकता है शायद तुम्हें कोई लड़की मिल ही जाए, तब शादी कर लेना। मैं तो तुम्हें नहीं मिलने वाली। अनु जी आप। अजीत गिड़गिड़ाया। मैं अपने आप को पूरी तरह बदल लूँगा। आप एक मौका तो दीजिए, मैं अपने आप में सुधार करूँगा। नो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। शराबी, जुआरी, बलात्कारी, फिसला हुआ मर्द और फिसली हुई औरत का सुधरना असंभव है। हाँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं, पर अपवाद के भरोसे मैं अपनी ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। बाय कहकर अनु ने फ़ोन रख दिया और कमरे के बाहर आ गई। तो दोस्तों, क्या अनु का निर्णय आपको सही लगा या गलत? मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी है वजूद। लोकनाथ जी कस्बे के सरकारी स्कूल के शिक्षक थे और उनका कस्बे में बहुत सम्मान था। परिवार में पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटा था। माँ बाप गांव में रहते थे, जो कि गांव पास में था, सो गांव वालों का आना जाना लगा रहता। आलोकनाथ जी आज बहुत खुश थे, जैसे सिर से कोई बोझ उतर गया हो। और होते ही क्यों ना, उनकी बेटी गीता का रिश्ता पक्का हो गया था। गीता अभी 19 की ही थी, पर जमाने को देखते हुए उन्होंने जल्दी उसके हाथ पीले करना उचित समझा। गांव के सभी लोगों की एक ही राय होती कि लड़की को समय से विदा कर देने में ही भलाई है। फिर समाज में घटित घटनाओं पर चर्चा होती। सुन सुनकर आलोकनाथ जी का दिल घबराता। उन्होंने लोगों से, अपने जान पहचान वालों से गीता के विवाह के लिए लड़का बताने के लिए कह रखा था। आलोकनाथ जी के एक पुराने मित्र ने गीता के लिए एक रिश्ता बताया। आलोकनाथ ने बताए हुए रिश्ते पर निर्णय लेने में देर न की। गीता पिता के सामने कुछ न बोल पाई। उसके सारे सपने मन में ही दम तोड़ बैठे। उसका पढ़ने का सपना टूट गया। माँ से हिम्मत कर बोली भी कि अभी नहीं करना शादी, लेकिन माँ ने डांट दिया, क्यों नहीं करनी? हमारी तो तेरे से छोटी उम्र में हो गई थी। हम जो कह रहे हैं उसमें ही तेरा भला है। आखिर बेटियों को घर में बिठाकर थोड़े ही रखा जाता है, वो तो पराई होती है। गीता सोच नहीं पा रही थी कि विवाह करने से आखिर मेरा भला कैसे होगा। लड़के के बारे में भी उसे इतना पता था कि वह एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करता है। जब वह देखने आया तो भी कोई बात नहीं हुई थी। अपने टूटे सपनों के खंडहर पर गीता भावी जीवन की आशंकाओं के महल बना रही थी। कैसे लोग होंगे, कैसा परिवार होगा, वह अपने घर को छोड़ कैसे रह पाएगी। तमाम आशंकाओं के बीच आखिर विवाह का दिन भी आ गया। खूब धूमधाम से विवाह हुआ। दुल्हन बनी गीता अपने ससुराल पहुंच गई। परिवार काफ़ी बड़ा था, सभी साथ ही रहते थे। 2 जेठ, जेठानी, सास ससुर, ननद, बच्चे, कुल मिलाकर 12 सदस्य थे। गीता के आने से एक जन और बढ़ गया था। गीता अब छोटी बहू बन गई थी। थोड़े ही दिनों में नई बहू का तमगा उतर गया। सारे घर का कार्य गीता पर आ पड़ा। सबको अपने अपने हिस्से का आराम चाहिए था। बेचारी गीता चक्कर गिन्नी सी घूमती रहती। पति संकोची स्वभाव के थे, सबके सामने कम बोलते थे। देर रात कमरे में थकी हारी गीता जब पहुंचती तो पतिदेव प्रतीक्षा करते दिखते। उससे उसके मन की बात सुनने की जगह अपनी रात्रिकालीन पति धर्म निभा चैन से सो जाते। गीता जागती हुई छत ताकती रहती और मन ही मन सोचती कि यही प्यार है। कोई भी तो उसके
सुख दुख की बात नहीं सुनता। कभी इन्होंने ये नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है। कहीं घर से बाहर नहीं ले गए। अपने नौकरों जैसी बंधी बंधाई जिंदगी उसे बोझ लगने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसका मन मर रहा है। धीरे धीरे विवाह को 6 महीने हो गए थे। इसी बीच सिर्फ पग फेरे के लिए वह मायके गई थी। पिता ने चलते समय अच्छे से समझा दिया था कि वह अब मायके के सपने ना देखे। अब उसका सब कुछ वही है। क्या मायके से उसका संबंध ऐसे ही खत्म हो सकता है? क्या विवाह के बाद बेटियां इतनी पराई हो जाती हैं? ऐसे तमाम प्रश्नों में उलझी गीता की न जाने कब आंख लग गई। सुबह सासू माँ की कर्कश आवाज़ से उसकी नींद खुली। उसने स्थिति को समझने का प्रयास किया। पता चला उसकी ही तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। भागती हुई सी कमरे से निकली और अपराधी की तरह सिर झुकाए अपने अपराध सुनने लगी। शोर सुन पति देव भी आ गए। उन्हें देखते ही सासू जी सुनाते हुए बोली, देख बबुआ, समझा दे अपनी बीवी को, हमें आंखें ना दिखाए। एक तो दिन चढ़े उठती है और ऊपर से ऐसे जताती है जैसे कहीं की महारानी है। पतिदेव तुरंत बोले, क्या नाटक है गीता, रहना है तो ढंग से रहो, नहीं तो चलती बनो। मैं अपनी माँ और भाभीियों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा। गीता अवाक सुन रही थी। काम सारा पड़ा था, सब बैठे हुए थे और उसे इतना सब कुछ सुना दिया। अब नाश्ता वाश्ता बनेगा या मातम बनेगा? ससुर जी की गरजती आवाज़ गूंज उठी। गीता रसोई में चली गई। बुझे मन से काम निपटाने लगी। पति के लिए नाश्ता लेकर गई। जी नाश्ता कर लीजिए, रख दो। और सुनो, आज जो हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। तो क्या मेरी माँ झूठ बोल रही थी? गीता चुप। क्या बोलती? हाँ, बोल नहीं सकती थी क्योंकि अभी बवाल मच जाता, और नहीं बोलती तो अपनी ही गलती को स्वीकार करती। समझ नहीं आ रहा था कि पतिदेव उसकी भावनाओं और तकलीफ़ों को समझने की जगह उसे ही क्यों सीख दे रहे थे। दिन भर घर का माहौल तनावपूर्ण रहा। गीता तो गुमसुम हो गई थी। इस पर भी एक दो बार सुनने को मिला कि आज महारानी जी का मुंह फूला हुआ है। छोटे घर की लड़कियां ऐसे ही होती है। अरे, मैंने तो पहले ही मनोज के बाबूजी को चिताया था कि ऐसे टटपुंजियों के मुझे ब्याह नहीं करना। ना कोई तमीज़, ना कोई सलीका। देखो, मेरी बड़ी बहू को अपने मायके से लाई, ठोक बजाकर परखा, कैसे रईस माँ बाप की बेटी है, और दूसरी तो नौकरों चाकरों में पली बढ़ी, फिर भी कितना सलीका है। और एक ये महारानी। सासू ना जाने किससे फ़ोन पर बतिया रही थी और उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रही थी। अरे बहना, संस्कार तो परिवार से ही आवे हैं। लूट गए हम तो। हमारे हीरे से लड़के को कहाँ कंगालों के यहाँ ब्याह दिया। बाप तो ऐसे लापता है जैसे अपने सिर का बोझ उतार दिया हो। अरे नहीं बहना, इतने 30 त्योहार निकल गए, शक्ल ना दिखाई छोटी के बाप ने। एक इन दोनों के मैके वालों को देखो, कितना मान सम्मान करे हैं। छोटा सा अवसर ही क्यों ना हो, आके खड़े हो जाते हैं और सबके लिए उपहार भेंट भी लाते हैं। यहाँ तो एक रोनी सूरत मत्थे मर्दी है और खुद तो खोज खबर भी ना लेते हैं। बेचारे मनोज की तो जैसे खुशी ही छिन गई। ठीक है, आओ घर, बहुत दिन हो गए, कहते हुए फ़ोन रखा जा चुका था। गीता काट हो गई थी। माता पिता ने दूरी बना ली कि ससुराल में दखल नहीं दिया जाता, और पूरा ये परिवार इसलिए नाराज़ कि वह एक साधारण परिवार से है और पिता समय समय पर इन लोगों की इच्छाओं को पूरी नहीं कर रहे। इन सब में उसका दोष क्या? वह तो दिन रात सबकी सेवा में लगी रहती है, फिर भी खुश होना तो दूर, कोई मुस्कुराता भी नहीं। वह इनके लिए पराई है क्योंकि मनचाहा दहेज न लाई। गीता धीरे धीरे टूट रही थी, अकेली पड़ गई थी। आज उसने सोच लिया था कि पति से ज़रूर पूछेगी कि उसकी गलती क्या है। रात को काम खत्म करके कमरे में पहुंची तो मनोज जाग रहा था। उसने गीता का हाथ पकड़ अपनी ओर खींचा। गीता ने कहा, मुझे पहले ये बताओ कि मेरी गलती क्या है। झटके से गीता का हाथ छोड़ते हुए मनोज बोला, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। आपको अपनी पड़ी है
मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या आपका इतना सा भी फर्ज नहीं बनता कि मेरे साथ जो गलत हो रहा है उसे रोके? क्या कहना चाहती है कि मेरा परिवार गलत है और तू सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद? खबरदार अगर मेरे परिवार के बारे में एक शब्द कहा तो। आखिर मेरी गलती क्या है? तेरी गलती यही है कि तू मेरे लायक नहीं। बस गले बंध गई इसलिए निभा रहा हूँ। तेरे बाप ने विवाह में खर्चा तो खूब किया पर मेरे हाथ पर क्या रखा? अब हम तेरा बोझ उठा रहे हैं इसलिए घर में पड़ी रह और सेवा कर सबकी। कहते हुए मनोज उस कमरे से बाहर निकल गया। गीता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह समझ गई थी कि वह एक ऐसी स्त्री है जिसका अपना कोई वजूद नहीं। वह मात्र एक कठपुतली है जिसे दूसरों के इशारों पर नाचना है। अगर उसका वजूद होता तो पिता इतनी जल्दी विवाह ना करते और उससे अपना पल्ला ना झाड़ते। पति सिर्फ रात की सहचरी ना मानता, ससुराल वाले नौकरानी ना मानते। वजूद होता तो पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया जाता, लेकिन उसने सोच लिया अब वह इन सबके हाथों की कठपुतली नहीं बनेगी। उसने उसी रात अपना ससुराल छोड़ दिया तथा अपनी एक सहेली के पास देहरादून चली आई। उसकी मदद से उसने एक छोटी सी नौकरी कर ली और अपने आगे की पढ़ाई जारी रखी। फिर ना मायके वालों से संपर्क किया ना ससुराल वालों से। अब वह निकल चुकी थी अपने वजूद को एक नई पहचान देने। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें।